शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर बातचीत करने वाले हैं। कौन सा पाठ है हमारा? चावल की रोटियाँ। चावल की रोटियां बड़ा ही मज़ेदार सा एक नाटक है और जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको पता है नाटक में क्या होता है? नाटक पर हम एक्टिंग कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं और नाटक में हमारे कुछ पात्र होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पात्र परिचय दिया गया है। पाठ तो हम पढ़ ही चुके हैं। आज हम कुछ मुख्य बातों के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं जो कि नाटक से संबंधित होती हैं। जो हमारे साधारण पाठ होते हैं, जो नाटक की तरह नहीं लिखे जाते हैं, उनको हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन नाटक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अभिनय कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मिलकर कक्षा में इसके ऊपर अभिनय कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पात्र क्या होते हैं? मुख्य पात्र होते हैं, जो मेन कैरेक्टर होते हैं। कुछ पात्र हमारे मुख्य होते हैं, जैसे कि कोको हमारा मुख्य पात्र है, नीनी भी मुख्य पात्र है, तिनसो भी मुख्य पात्र है और मिमी भी मुख्य पात्र है। जिनके सबसे ज़्यादा संवाद होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? मुख्य पात्र होते हैं। और उबातुन यहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं। तो कुछ समय के लिए जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? गौण पात्र होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा मुख्य नहीं होते, ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? गौण पात्र कहते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? गौण पात्र होते हैं। तो ये तो हमारे पात्रों की बात हो गई है नाटक में। और साथ में नाटक का जब हम मंचन करते हैं, स्टेज पर अभिनय करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ होती है, किस कमरे का दृश्य होता है, किस तरह का दृश्य फिल्माया जाता है, उसके आधार पर कुछ बातें भी लिखी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर जब शुरुआत करेंगे, अगर इसके ऊपर हम अभिनय करते हैं, जब इसकी हम शुरुआत करेंगे तो इस तरह से अपने कमरे को हम क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो ये मंचन करने के लिए अभिनय से पहले जो दृश्य होता है उसके बारे में यहाँ पर सारी बातचीत लिखी जाती है। और ये सिर्फ किस में होता है? नाटक में होता है। अब देखो, एक सादा कमरा, तो एक कमरे की तैयारी हम कर सकते हैं। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ और दीवारों के ऊपर बांस की चटाइयाँ हम लगा सकते हैं। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, एक अलमारी भी हम रख सकते हैं। अलमारी के ऊपर एक रेडियो भी हम दिखा सकते हैं। चाय की केतली हम लेकर आ सकते हैं। कुछ कप रख सकते हैं। खाली गुलाबी फूलदान रख सकते हैं। कमरे के बीच में फर्श पर एक चटाई बिछा सकते हैं, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रख सकते हैं। 2 दरवाजे हम दिखा सकते हैं। एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों की चहचहाने की साथ साथ पर्दा उठता है। पर्दा उठता है यानी कि अभिनय अब शुरू होता है। तो सबसे पहला दृश्य किसका है? इस तरह के कमरे का है। जब इसके ऊपर हम अभिनय करते हैं तो हम भी इस तरह का कमरा तैयार कर सकते हैं। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, तो बैकग्राउंड में जो आवाजें आती है उसका भी हम अभिनय कर सकते हैं। अब यहाँ पर पंछियों की चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, तो कोई आवाज़ दे सकता है पंछियों की, साथ में मुर्गा बांग दे रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये आवाज़ें भी कुछ बच्चे अभिनय के तौर पर कर सकते हैं। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है, कोको आता है, जम्बाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो इस तरीके से हमारे नाटक की शुरुआत होती है और इसे हम क्या कहते हैं? मंच या मंचन करना। तो इसके लिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो पाठ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, कहानी को समझ चुके हैं, क्या क्या होता है, कोको कैसा बच्चा है, और बड़ी ही मज़ेदार सी और बड़ी ही अच्छी सी कहानी इसमें दिखाई गई है। और एक बहुत अच्छी शिक्षा भी हमें मिलती है कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, हमें छुप छुप कर या चोरी चोरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ मिल बांट कर खाने में जो आनंद मिलता है वो छुप छुप के खाने में भला कहाँ मिल सकता है। जैसे कि कोको बाद में बड़ा पछताता है कि काश वो भी अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता तो कितने अच्छे से वो उनके साथ आनंद ले सकता था, लेकिन कोको ने ऐसा नहीं किया। तो पाठ को हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। अब यहाँ पर जो अतिरिक्त बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी अभी अभी हम बातचीत कर रहे थे। मंच और मंचन। तो ये मंच और मंचन यानी कि जब भी नाटक की शुरुआत होती है तो आसपास का जो दृश्य होता है कैसा दिखाई देता है उसके बारे में यहाँ पर बातें हैं। तो यही पंक्तियाँ अभी अभी हमने पढ़ी हैं, वही बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है कि कोको का घर का जो कमरा है ऐसा दिखाई देता है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, ये निर्देश उसके लिए हैं। तुम इस वर्णन को पढ़कर इस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो जो जो बातें यहाँ पर दिखाई गई है उनको पढ़ने के बाद और समझने के बाद आपको अपनी कॉपी में
एक चित्र बनाना है, ऐसे कमरे का चित्र बनाना है जो इन बातों के आधार पर वैसा ही दिखाई देता है। तो ये आपके लिए एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है जिसको आप पूरा करेंगे। बहुत सुंदर सा चित्र आप इसके आधार पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक कमरे का चित्र बनाइए, दीवारों के ऊपर बांस की चटाइयाँ आप वहाँ पर बना सकते हैं, दीवार के सहारे आप अलमारी को दिखा सकते हैं, रेडियो दिखा सकते हैं, चाय की केतली, और जो जो बातें यहाँ पर लिखी गई है उसको आप चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये आपकी एक गतिविधि है जिसे आप सभी पूरा करेंगे। आगे आप देख सकते हैं नाटक की बात। अब जो हमारा दृश्य है, जो कमरा है, वो तो हमने तैयार कर लिया। अब हम नाटक की शुरुआत करेंगे। तो नाटक में हिस्सा लेने वालों को हम पात्र कहते हैं। जो भी अभिनय करने वाले होते हैं उनको हम पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्य पात्र कहते हैं। और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन कौन गौण पात्र हैं? तो हमने अभी अभी बातचीत की थी। मुख्य पात्र हमारे कौन कौन हैं? कोको है, नीनी है, मीमी है, तिनसु है। और जो गौण पात्र है वो कौन है? जो थोड़े समय के लिए आते हैं, उबातून है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख लेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर प्रश्न है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो? संवाद आप सभी जानते हैं, जो हमारी डीओई की वर्कशीट्स आती हैं, कार्यपत्रिकाएं आती हैं, उसमें भी एक चित्र आपको दिया जाता है और चित्र को देखने के बाद, समझने के बाद अपनी कल्पना के आधार पर आपको उनके संवाद लिखने होते हैं। तो संवाद आप अच्छे से जानते हैं। इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकते हो। तो कक्षा में हम इसमें टोली बनाकर, बहुत सारे बच्चों का समूह बनाकर भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस हो जाती है, और बहस हो जाती है तो किस तरीके का संवाद उनके बीच में होता है, अब आपको सोचना है। और सोचने के बाद जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये बातचीत आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि सभी को अपने हिसाब से सोचकर इस संवाद को पूरा करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा संवाद यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? तो ये भी आपने खुद से ही करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जैसा कोको के साथ होता है हमारे नाटक में, तो आपने उस किस्से के बारे में यहाँ पर लिखना है, और उस समय क्या क्या हुआ था, किस तरह की बातचीत हुई थी, आपके साथ क्या हुआ, आपको डांट पड़ी, शर्मिंदगी महसूस हुई या क्या हुआ, ये आप खुद से लिखेंगे। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक झूठ बोलते हैं तो उसको छिपाने के लिए और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। कोको ने झूठ बोला था कि उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन बाद में वो किस तरीके से और भी झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, ताकि उसका पहला जो झूठ है वो पकड़ा ना जाए। तो जब हम एक झूठी बात बोलते हैं तो 100 झूठ उसको छिपाने के लिए बोलने पड़ते हैं। और जब हम सच बोलते हैं तो हमेशा सच एक ही होता है, उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और सच बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब कोको को बाद में कितना बुरा लगता है। अगर कोको शुरुआत में ही कह देता कि मेरे पास चावल की रोटियां हैं, चलो मिलकर खाते हैं, तो कितना आसानी से वो आराम से अपनी रोटियों को खा सकते थे, दोस्तों से बातचीत कर सकते थे, और बाद में उसका पेट गुड़गुड़ भी नहीं करता और बाद में उसको पछताना भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एक झूठ बोलने के लिए हमें उसको छिपाने के लिए आगे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चावल कई कई रूप। तो एक चावल और चावल के अनेक रूप होते हैं। चावल से अनेक प्रकार की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, खाना खाने की वस्तुएं हम बनाते हैं। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी, जैसा कि नाटक में हमने पढ़ा। भारत के विभिन्न प्रांतों में, प्रांत क्या होते हैं? राज्य होते हैं। और भारत में कितने सारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं, खाना अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, और इसीलिए तो हम कहते हैं अनेकता में एकता है। भारत में कितनी विविधता है, कितनी विविध संस्कृति है, और फिर भी हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, एक हैं।
चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तो भोजन के रूप में भी हम दाल चावल खाते हैं, राजमा चावल, छोले चावल, और नमकीन के तौर पर नमकीन चावल खाते हैं। और भी चावल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, मीठे पकवान भी हम बनाते हैं। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? अब आप जिस राज्य से संबंधित हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, तो आपके राज्य में, आपके प्रांत में किस तरीके से चावल को खाया जाता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। एक तालिका, एक टेबल आपको बनानी है। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगी कि भाषा, कपड़ों, रहन सहन और साथ में खान पान की दृष्टि से भी भारत एक अनूठा देश है। तो अब बहुत सारे बच्चे आपकी कक्षा में हैं और सभी बच्चों के साथ जब आप बातचीत करोगे तो आप पाओगे कि आप जो खाना घर पर खाते हैं वो बाकी के लोग उस तरीके से नहीं खाते हैं, बल्कि अलग तरीके से पकाकर खाते हैं। जैसे कि दक्षिणी भारत में अगर हम जाते हैं या फिर उत्तर भारत में जाते हैं, पूर्व भारत में जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो अलग अलग तरीके से चावल को पकाकर खाया जाता है। अब आपके घर में कैसे पकाकर खाते हैं? अब मेरे घर में तो खीर बनाई जाती है, कभी मीठे चावल बना लेते हैं, कभी दाल चावल बना लेते हैं। इस तरीके से हम चावल का प्रयोग करते हैं। अब आपके घर में कैसे पकाया जाता है, आप क्या क्या खाते हैं चावल से बनाकर, तो इसके बारे में अपने मम्मी पापा से बातचीत कर सकते हैं और इसका उत्तर आपको खुद से लिखना है। आगे पूछा गया है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो। अब अभी अभी जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें हमने चावल से बने अनेक पदार्थों के बारे में एक तालिका बनाई है। तो उसी तालिका में से कोई भी अपनी मनपसंद एक वस्तु खाने की जो है उसको कैसे बनाया जाता है उसकी विधि आपने पता करनी है। अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, पापा की मदद ले सकते हैं, घर पर बातचीत कर सकते हैं। उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखना है कि उस वस्तु को बनाने के लिए सामग्री कितनी लगती है, तैयारी कैसे करते हैं और उसकी विधि कैसी है। तो हम बनाने वाले हैं आज खीर, और खीर जो है वो चावल से बनती है, आप सभी ने जरूर खाई होगी। तो इसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, तैयारी हम कैसे करेंगे और इसकी विधि क्या है, इस सभी के बारे में आज हम अभी बातचीत करने वाले हैं और इसी बातचीत के आधार पर आपको अपना उत्तर भी लिखना है। अब खीर जो है उसके लिए हमें क्या आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है, और साथ में खीर में हम बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, नारियल का चूरा डाल सकते हैं। तो ये सामग्री भी हम इकट्ठी कर लेंगे। अब तैयारी के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें दूध डालेंगे और दूध को गैस पर गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसी के बाद हम उसमें चावल डालेंगे। जब चावल अच्छे से धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएंगे तो हम आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। धीमी आंच पर धीरे धीरे हम चावल को अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में चलाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो नीचे खीर चिपक जाती है, बर्तन से चिपक जाती है और कभी कभी जल भी जाती है। तो आपको खीर के आसपास ही रहना है, उसको छोड़कर बहुत ज़्यादा समय के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। और जब पूरी तरह से खीर हमारी पक जाती है तो फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, बादाम का चूरा डालेंगे, नारियल का चूरा डालेंगे, इलायची को पीस कर डालेंगे और जो भी आप सामग्री या ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं उनको आप डाल सकते हैं। और हम कभी कभी केसर के दाने भी डाल देते हैं, केसर के जो छोटी छोटी पत्तियां आती हैं वो भी हम डाल देते हैं, जिससे जो स्वाद होता है और अधिक बढ़ जाता है। और इस तरीके से जब हमारी खीर अच्छे से पक जाएगी तो पकने के बाद हम क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद या थोड़ा सा हल्का गर्म भी हम उसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप खीर बना सकते हैं। और जो जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं और जिस विधि से आप बना रहे हैं उसको इस तरीके से आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अब जरूरी नहीं है आपको खीर की विधि लिखनी है, मैंने तो ऐसे ही खीर की विधि आपको समझाने के लिए बता दी है। अब आपके घर में चावल से जो भी बनता है, आपकी मनपसंद कोई भी वस्तु है खाने की, तो उसकी विधि, सामग्री और तैयारी के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो अपने हिसाब से सभी बच्चे इसका उत्तर खुद से लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखने के तरीके को समझा है, तो इसी आधार पर आप बाकी भी जो भोजन है जो आपको पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए।
अब धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। तो यहाँ पर धान के नीचे रेखांकित किया है, चावल के नीचे रेखांकित किया है। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। तो यहाँ पर चावल से संबंधित अनेक शब्द दिए गए हैं, आपको इनको पढ़कर समझना है और बताना है इनमें क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले है चावल। अब चावल क्या होता है? जो चावल के दाने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। अनाज के रूप में जो हम लेकर आते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। धान क्या होता है? धान होता है छिलके वाले चावल। चावल के ऊपर भूरे रंग के, हल्के स्किन कलर के भूरे भूरे रंग का जो छिलका होता है, जब छिलके के अंदर चावल होता है, बिना छिलके के होता है तो चावल होता है, छिलके के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धान कहते हैं। अब भात क्या होता है? चावल को जब हम पका लेते हैं तो पकने के बाद वो क्या बन जाता है? भात के रूप में बन जाता है। मुरमुरा क्या होता है? अब मुरमुरे मीठे होते हैं, आपने ज़रूर खाए होंगे। उनको अच्छे से गुड़ के अंदर या किसी मीठे पदार्थ के अंदर पूरा ऐसे गोल लड्डू की तरह हम बनाते हैं तो अलग तरीके से उसको बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुरमुरा कहते हैं। चिवड़ा क्या होता है? चावल को अच्छे से पीसने के बाद चिवड़ा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से चावल से ही बनी हुई सारी वस्तुएं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर किसी में अंतर है। आगे है साबुत दाल। अब साबुत दाल क्या होती है? जो पूरा पूरा दाना होता है उसको हम साबुत दाल कहते हैं। धुली दाल क्या होती है? जिसका छिलका हम निकाल देते हैं तो उसको धुली हुई दाल बोलते हैं। और छिलका दाल क्या होती है? जो छिलके के साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? छिलका दाल कहते हैं। इनके बारे में आप अपनी मम्मी से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो खाना बनाती हैं तो उनको अच्छे से इनके बारे में पता होता है। गेहूं, गेहूं आप सभी जानते हैं, जो अनाज होता है गेहूं होता है। दलिया, दलिया क्या होता है? जब गेहूं को हम बारीक बारीक पीस देते हैं तो वो दलिया बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके। आटा क्या होता है? आटा आप सभी जानते हैं, रोटियां बनाते हैं और भी दलिए को और अधिक बारीक पीस देते हैं तो आटे का रूप ले लेता है, सफ़ेद रंग का बन जाता है। और मैदा क्या होती है? अब मैदा आटे से भी बारीक होती है, बहुत ज़्यादा बारीक होती है और वो भी सफ़ेद रंग की होती है। और सूजी क्या होती है? सूजी भी गेहूं के जो दाने होते हैं वो थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, आटे से थोड़े मोटे होते हैं, सूजी से थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन दलिए से थोड़े पतले होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सूजी कहते हैं। और सूजी का आप हलवा खाते हैं। तो इस तरीके से गेहूं से ही बनी हुई सारी वस्तुएं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये दाल ही है, लेकिन दाल में भी हर किसी प्रकार के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसी तरीके से इस सभी अंतर को आपने पहचानना है और अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे कारक चिन्ह हैं। आप पिछली जो कार्यपत्रिका है उसको ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कारक चिन्ह की हमने बातचीत की थी कि जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो बीच में शब्दों के बीच में संबंध को दिखाने के लिए अनेक कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के, में, ने, को, से, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। और यहाँ पर एक मज़ेदार सी छोटी सी कहानी आपको दी गई है जिसमें बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं और इन खाली स्थान को आपने ध्यान से पढ़कर इस कहानी को पूरा करना है। और पूरा किसकी सहायता से करना है? जो हमारे कारक चिन्ह दिए गए हैं इनकी सहायता से पूरा करना है। तो आइए देखते हैं कौन सी कहानी है और कैसे कैसे बीच में हम कारक चिन्ह लगाते हुए जाते हैं। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो कोको की माँ ने और से, ये क्या है? हमारे कारक चिन्ह है। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन। तो ये जो हमारी छोटी सी कहानी है, ये जो किताब है उसका नाम क्या है? अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द आपको लिखने हैं और इसको यहाँ पर हमें पूरा करना है। तो देखते हैं। अनारको एक लड़की है, घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। तो घर में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? में। तो घर में सभी उसको प्यार से क्या बुलाते हैं? अन्नो बुलाते हैं। तो में के ऊपर बिंदी भी आप लगाएंगे। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पर। तो उसके ऊपर हुक्म चलाना आसान होता है क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है। अन्नो पानी ले आ। अन्नो धूप में मत जाना। अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा। बारिश, अब बारिश में भीगना मत। अब ये सारी बातें बड़े लोग अन्नो को बार बार कहते रहते हैं क्योंकि अन्नो घर में सबसे छोटी है और सब उसके ऊपर क्या चलाते हैं? हुक्म चलाते हैं। तो मैं के ऊपर आप फिर से बिंदी लगाएंगी। अन्नो
और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है। तो बाहर से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे से, तो बाहर से कोई भी घर में आता है तो बड़े ही प्यार से घर वाले क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, अनार को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से। अब यहाँ पर क्या आएगा, से। अब अन्नो मन ही मन सोच रही है प्यार से, यानी कि ऐसे ही मुझे प्यार करते हैं, वैसे तो सारा दिन हुक्म चलाते रहते हैं। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई। तो आज अनार को सोकर उठी है सुबह सुबह और बहुत ही हाँफ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके सपने में बहुत तेज बारिश हुई थी। अनारको को याद किया। अब यहाँ पर क्या आएगा, अनारको ने याद किया। किसको याद किया? अपने सपने को। कभी कभी आपको भी सपने आते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो अपने सपने के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं हम कि क्या सपना हमने देखा था। तो अनारको ने याद किया और उसे लगा आज खालिस्तान में जितनी बारिश हुई, तो आज सपने में जितनी बारिश हुई, तो आज के सपने में जितनी बारिश हुई, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कि लिख देंगे। जितने भी खालिस्तान है उसको हम पढ़ते हुए पूरा करते हुए चल रहे हैं। आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। तो पहले के सपनों में, यहाँ पर हम फिर से क्या लिख देंगे, सपनों में कभी नहीं जम के बारिश हुई थी। आज के सपने में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आज के, और यहाँ पर सपने में, आज के सपने में। तो जितने भी खालिस्तान है उन सब में हमने किसका प्रयोग किया है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया है। और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, खूब कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। क्योंकि घर के सभी लोग उसको बारिश में भीगने से मना करते हैं, बाहर जाने से मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन सपने में तो कोई नहीं रोकता। लेकिन आज के सपने में अनार को खूब उछलती है, पानी में भीगती है, चारों तरफ पानी छिटकाती है और खूब खेलती है, उछलती है। क्यों? क्योंकि सपने में तो कोई रोकता टोकता नहीं है, सपने में तो कोई हमारे ऊपर हुक्म नहीं चलाता, सपने में तो हम सभी मालिक होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी और कहानी का अंश था अनारको के 8 दिन। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जिसको हमने पूरा कर लिया है, किसकी सहायता से, कारक चिन्हों की सहायता से। तो आप भी इसे दोबारा से लिखेंगे, पूरी पंक्तियों को दोबारा से लिखेंगे और इस बार खालिस्तान को भरने के बाद लिखेंगे। तो आपने पूरी कहानी को लिखना है। चलो जल्दी से एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। अनारको एक लड़की है, घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो इसको आप पूरा कर लेंगे। और ये कुल हमारे अभ्यास के प्रश्न थे, बहुत ही कम थे और साथ में मज़ेदार भी थे। इन सभी को सुंदर और साफ लिखाई में आप अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। आशा करती हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।